नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत की इस श्रृंखला में। भारत भूगोल की श्रृंखला में हम हिमालयन नदी तंत्र को देख रहे थे। हिमालयन नदी तंत्र में 3 नदियों का विस्तार है। सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, जिसमें से हम सिंधु नदी तंत्र को, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से देख चुके हैं। आज हम इस क्लास में देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को, जो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नोट्स के माध्यम से और मैप के माध्यम से। सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी के समान परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है, मानसरोवर झील के निकट, जो तिब्बत में मानसरोवर लेक है, उसी के निकट एक चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। उसी से वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तिब्बत से हिमालय के उत्तर में समांतर बहती है। जैसे भारत का ये मैप बनाएं, फिर ऐसे भारत हो गया। तो यहाँ तिब्बत में मानसरोवर लेक है, वो उत्तर में, हिमालय के उत्तर में समांतर चलती है। जैसे ये हिमालय की श्रृंखलाएं हैं और इसी के समांतर चलती हैं। ऐसे तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में, इसे सांगपो कहा जाता है। फिर इसके नाम में परिवर्तन होता रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी को जब ये भारत में पहुंचती है, अरुणाचल प्रदेश में, तब इसे दिहांग कहा जाता है। जैसा आगे हम पढ़ेंगे, नामचा बरवा के निकट दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। जो नामचा बरवा है, जैसे हम बताएं हिमालय, जैसे भारत का मैप ऐसे बनाएं हम, कुछ इस तरह के उत्तर भारत के हिमालय को वैसे बनाएं हम। तो जो अरुणाचल प्रदेश का ये क्षेत्र है, उसी से ऐसे हिमालय के समांतर उत्तर में प्रवाहित होती हुई नामचा बरवा यहाँ पर है। यहीं से दक्षिण की ओर यानी नीचे की तरफ मुड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब यूटर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश की 2 सहायक नदियाँ प्रवेश करती हैं, दिहांग और लोहित। अरुणाचल प्रदेश में एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसे दिहांग गार्ज कहते हैं। जब अरुणाचल प्रदेश में नदी प्रवेश करती है नामचा बरवा से यू टर्न लेकर यानी मुड़कर, तब वहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती है, जिस गार्ज का नाम है दिहांग गार्ज। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, उसी नदी के माध्यम से, दिहांग नदी के माध्यम से, जिसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, उसी के नाम पर दिहांग गार्ज बनाती हुई आगे बढ़ती है। इसके बाद में हम बात करें, असम घाटी में समतल मैदान में प्रवेश करती है। फिर असम में मैदान में प्रवेश करती है, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। असम में जो सादिया है, सादिया से लेकर धुबरी तक पूर्व से पश्चिम यानी ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। रैंप घाटी किसे कहते हैं, पहले ये जान लीजिए। जैसे कोई ये स्थल है, इसके इधर का भाग और इधर का भाग उठ गया हो, जिसका उत्थान हो गया हो, ये धरातल है यानी सतह है। सतह से 2 भाग इसके ऊपर उठ गए हों, जिसका उत्थान हो गया हो, और इस जो बीच वाला खाली स्थान है, इसी में नदी बहती है, तो इसे रैंप घाटी कहते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो रैंप घाटी में बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में शिलांग का पठार है। जैसे तभी तो ये रैंप घाटी बनेगी। रैंप घाटी जैसे
उत्तर में जो हिमालय है उसका उत्थान हुआ है और दक्षिण में जो शिलांग का पठार है उसके बीच में उत्थित, जैसे ये उत्थित भूमि है और ये उत्थित भूमि, इसी के बीच में बहती है रैंप घाटी में जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम में। धुबरी जो असम में है, असम तक पश्चिम की ओर बहती है और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दियांग और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह नदी गंगा के साथ मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र नामक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिस डेल्टा का नाम है सुंदरबन का डेल्टा। बांग्लादेश में जमुना पद्मा गंगा नदी से, यानी पद्मा कहा जाता है गंगा को, जो बंगाल में है, उसी से मिलती है और संयुक्त धारा आगे बढ़ती है पद्मा के रूप में, मेघना के रूप में। फिर उसके बाद में मेघना नदी कहा जाता है इसे। मेघना नदी का जब ये मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी या मेघना नदी से बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, थोड़ा देख लीजिए। बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, और जो पद्मा नदी है, जो गंगा नदी है, उसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और जब ये दोनों संयुक्त धारा मिल जाती हैं तब आगे पद्मा के रूप में बहती है। जैसे गंगा नदी जैसे बंगाल है, फिर उसके बाद में इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और इधर से गंगा नदी आती है। गंगा नदी जब इसमें बांग्लादेश में पहुंचती है तब इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। और जब जमुना नदी जब ये ब्रह्मपुत्र नदी जब बंगाल में पहुंचती है तब इसे जमुना कहा जाता है। तब पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा मिलकर आगे बढ़ती है, जिसका नाम पद्मा ही रहता है। फिर उसके बाद में संयुक्त धारा मिल जाती है, मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जब मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी या मेघना नदी बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है तो इस संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, और यही मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे यहाँ पर हम मैप के माध्यम से एक बार देख लें, कन्फ्यूजन ना हो जिससे। जैसे ये बंगाल है, ठीक, फिर इसके बाद में ये गंगा नदी है, फिर इसके बाद में ये ब्रह्मपुत्र नदी है। फिर जब गंगा नदी बंगाल में जैसे बंगाल में पहुंचती है, जब गंगा नदी, तब इसे पद्मा कहा जाता है। और जैसे ये गंगा नदी है, गंगा नदी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र समझ जाइएगा। जब गंगा नदी बंगाल में पहुंचती है तब इसका नाम पद्मा हो गया, पद्मा। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल में पहुंचती है तब इसका नाम जमुना हो जाता है, जमुना। फिर उसके बाद में ये दोनों शाखाएं आपस में मिल जाती हैं और एक संयुक्त शाखा आगे चलती है, जिसका नाम पद्मा ही रहता है, पद्मा ही रहता है। फिर इसके बाद में एक मणिपुर यहाँ है, मणिपुर से एक नदी निकल कर आती है, बराक नदी, जो इस पद्मा नदी में आकर मिलती है। जैसे ये बराक नदी है, ये पद्मा नदी में आकर मिलती है, तब इसका नाम मेघना हो जाता है, और मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सुंदरबन
डेल्टा का निर्माण करती है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप डेल्टा है। समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। डेल्टाई भाग में गंगा ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा कई उपधाराओं में विभक्त हो जाती हैं। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा किसे कहते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। डेल्टा उसे कहते हैं जब नदियाँ प्रवाहित होती हैं और नदियाँ युवावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था में पहुँचती है, और प्रौढ़ावस्था के बाद में जब नदियाँ वृद्धावस्था में पहुँचती हैं। वृद्धावस्था में नदियों के वेग में कमी आ जाती है, उसकी अपरदन की शक्ति कम हो जाती है और परिवहन की शक्ति भी कम हो जाती है। जैसे ये कोई नदी प्रवाहित हो रही है, युवावस्था में है तो ये अपरदन अधिक करेगी। जब प्रौढ़ावस्था में है, युवावस्था में नदी अपने तली को गहरा करती हैं, और जो प्रौढ़ावस्था में है अपने पार्श्व भाग को, अपने किनारे के भाग को और चौड़ा करती हैं। और जब वृद्धावस्था में नदियाँ पहुँचती हैं तब उनमें शक्ति कम हो जाती है, उनमें गति और ढाल कम हो जाती है, जिससे उसमें अवसाद को जो परिवहन की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जब परिवहन की क्षमता कम हो जाती है नदी में वेग की कमी के कारण, तब नदियाँ अपने अवसाद को बीच में ही छोड़कर इधर उधर से बहने लगती हैं। जैसे नदी आ रही थी, इसका वेग कम हो गया और इसमें अवसाद की मात्रा अधिक हो गई मैदानी भागों में, और जब ये इसकी नदी की गति स्लो हो गई, धीमी हो गई, तब नदियाँ अपने निक्षेप को, अपने अवसाद को यहीं पर निक्षेपित करके नदियाँ इसके किनारे से इसके किनारे से निकलने लगती हैं, और बीच का भाग एक अवसाद इकट्ठा हो जाता है, जिसे ही डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा का सर्वप्रथम जो प्रयोग है, जो मिस्र की नील नदी है उसी के मुहाने पर इकट्ठा होने के बाद इसका नाम डेल्टा रखा गया। और जो डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग है वो हेरोडोटस महोदय ने किया था। कुछ बातें इसमें लिखी नहीं हैं जो हम बता दे रहे हैं, उसे भी ध्यान से सुनते रहिएगा। तो आगे चलते हैं हम। इनमें मधुमती, पढ़ना, सरस्वती, हुगली तथा भागीरथी प्रमुख नदी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में लंबाई इसकी देखें तो कहीं कहीं 2880 दिया होता है, कहीं कहीं 1900 किलोमीटर होता है, जो इसकी लगभग लंबाई जो है 1900 किलोमीटर है। इसके ब्रह्मपुत्र की अगर सहायक नदी की बात हम करें तो दाहिने तरफ से आकर मिलने वाली कुछ नदियां हैं, बाएं तरफ से आकर कुछ मिलने वाली नदियां हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ तिब्बत से निकली, फिर अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेकर असम में प्रवाहित होते हुए बंगाल में आती है, और बंगाल में आकर ये गंगा से मिलकर पद्मा के रूप में आगे चलकर मेघना का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसमें सहायक नदियाँ कुछ आकर मिलती हैं। जैसे सहायक नदी ऐसे ऐसे बही, फिर जो इधर से आकर मिलने वाली नदियाँ होंगी, वो होंगी बाएं तरफ से, और जो इधर से आकर मिलने वाली नदियाँ होंगी वो दाएं तरफ से होंगी। तो इसी में हम इनकी सहायक नदियाँ देखेंगे। जो दाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियाँ हैं वो सुबनसिरी है और मानस नदी है, जो दाएं तरफ से आकर मिलती हैं। दाहिने तरफ से बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ देबांग, लोहित, बूढ़ी देबांग, धनसिरी और कपिला इसकी जो दाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियाँ हैं, बाएं तरफ से आकर मिलने वाली इसकी जो सहायक नदियाँ हैं। अभी हम मैप के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। असम के अधिकांश भाग में ब्रह्मपुत्र एक गुम्फित नदी के रूप में नदी है। फिर उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी है जो माजुली द्वीप का निर्माण करती है। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है,
जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र करती है, जो असम में है। द्वीप अभी हम बता दिए किसे कहते हैं, डेल्टा बता दिए, द्वीप बता दें। द्वीप उसे कहते हैं जमीन का वह भाग, वह स्थल जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी कैसे द्वीप का निर्माण करती है, माजुली द्वीप का, इसे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ऐसे प्रवाहित होते हुए असम में आती है और असम के बीच में अपने मलबे को इकट्ठा कर कर आगे बढ़ जाती है, जिससे यहाँ पर नदी द्वीप का निर्माण होता है, नदी के मध्य में ही, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे माजुली कहा जाता है, असम में है। लगभग 90 किलोमीटर लंबा, अधिकतम चौड़ाई 20 किलोमीटर है। इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल है 1250 वर्ग किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली भारत का एकमात्र नदी जिला है। जो माजुली है वो भारत का एकमात्र नदी जिला है, जिसका नाम माजुली द्वीप के आधार पर रखा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से यानी भारत, चीन और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। चीन जो तिब्बत है उस पर जो अधिकार है वो चीन का है, इसलिए तिब्बत में बहती है और चीन का वो भाग होने के कारण चीन, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं ऊपर ही। तिब्बत में सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, जैसे हम पढ़ चुके हैं। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, असम घाटी में जो, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से, जैसा हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है इतना पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो आगे का भाग है पढ़ेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पढ़े हैं। अब हम थोड़ा सा मैप बता दें। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम देखें, छेमा-युंगडुंग ग्लेशियर है जो तिब्बत में है, फिर ये हिमालय के समांतर चलती है, फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में कैनियन का निर्माण करते हुए नामचा बरवा से यूटर्न लेती है, यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। नाम जो यहाँ रहता है सियांग या देहांग कहा जाता है। फिर उसके बाद में असम में बहती है, फिर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और फिर जब ये बंगाल में गिरती है तब इसका नाम जमुना हो जाता है। और इसमें जो मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं उसमें से जो हैं सुबनसिरी है, मानस है, संकोश है, तीस्ता है, और पद्मा नदी भी इसमें आकर मिलती है, जो गंगा है। कुछ नदियाँ इधर से आकर मिलती हैं जो बाएं तरफ से हैं, बूढ़ी दिबांग, धनसिरी, लोहित, कपिला, इसकी जो बाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियाँ हैं। फिर उसके बाद में मेघना के रूप में आकर बराक नदी मिल जाती है जब पद्मा नदी में, तब इसका नाम मेघना हो जाता है। जैसे बराक नदी आई मणिपुर से यहाँ पर मिल गई पद्मा में, तब इसका नाम मेघना हो जाता है, और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है बंगाल की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित करते हुए। तो एक बार फटाफट हम रिवीजन कर दें कैसे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ। तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास चेमा-युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, फिर इसके बाद में नामचा बरवा से यूटर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है, तब इसका नाम दिहांग या सियांग रहता है, और उसके बाद में जब ये असम में पहुंचती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और बंगाल में जब पहुंचती है तब इसका नाम जमुना हो जाता है। और जो बंगाल में जमुना और जो गंगा नदी है वो बंगाल में पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोनों मिलकर एक शाखा पद्मा के रूप में प्रवाहित होती हैं। उसी से एक मणिपुर से एक नदी निकल कर आती है जो पद्मा में मिलकर मेघना नदी का निर्माण करती है। संयुक्त धारा जो इसकी होती है वो बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करते हुए उसके तट पर बंगाल की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित कर देती है।
तो आज के लिए इतना ही, तब मिलते हैं अन्य वीडियो में। इसकी सहायक नदियाँ हैं जिसे हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।